हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BECE 214 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9. Is it necessary for per capita food consumption to always increase when there is increase in per capita food availability? If not, state the context with implications when such a situation might occur. Question explanation. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति के लिए ज्यादा फूड अवेलेबल होता है तो क्या उसका कंजम्पशन हमेशा बढ़ता है? अगर नहीं तो किन कंडीशंस में ये नहीं होता और उसके रीजंस और इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? हमें इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट, पॉलिसी और लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी का मतलब है टोटल फूड जो पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल है हर व्यक्ति के हिसाब से। पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब है एक्चुअल खाया गया फूड। दोनों रिलेटेड है पर हमेशा एक जैसे नहीं बढ़ते। बहुत बार इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिसी फैक्टर्स की वजह से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। इस आंसर में हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। मेन बॉडी। 1. अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन का डिफरेंस। अवेलेबिलिटी का मतलब है प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस लॉस। कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेफरेंसेस पर। बहुत बार ज्यादा अवेलेबिलिटी होने के बाद भी कंजम्पशन नहीं बढ़ता ड्यू टू पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और वेस्ट। 2. क्यों कंजम्पशन नहीं बढ़ता? ए. इनकम और परचेसिंग पावर। फूड अवेलेबल हो सकता है पर गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, इंडिया के रूरल एरियाज में अनाज मिलता है पर प्रोटीन और फ्रूट्स लोग नहीं खरीद पाते। बी. डाइटरी सैचुरेशन और प्रेफरेंसेस। बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद क्वांटिटी नहीं बढ़ती, क्वालिटी पर फोकस होता है। लोग प्रोसेस्ड फूड्स या हाई वैल्यू आइटम्स लेना पसंद करते हैं। सी. फूड वेस्टेज और सप्लाई इश्यूज। ज्यादा प्रोडक्शन होने पर भी कोल्ड स्टोरेज ना हो तो फूड खराब हो जाता है। एग्जाम्पल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाजार तक नहीं पहुंच पाते। डी. डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिसी गैप्स। देश में फूड सरप्लस हो सकता है पर कुछ स्टेट्स में कमी होती है। एग्जाम्पल, FCI के गोडाउन्स में ग्रेन भरा है पर कुछ जगह लोग भूखे हैं। ए. हेल्थ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हेल्थ अवेयरनेस के चलते कुछ आइटम्स कम खाए जाते हैं जैसे शुगर, फैट्स। अर्बन लोग वैरायटी खाते हैं पर क्वांटिटी कम होती है। 3. सिचुएशंस और इम्प्लीकेशंस। ए. पॉलिसी और सब्सिडी इश्यूज। PDS मोस्टली सीरियल्स देता है पर पल्सेस, वेजिटेबल्स कम मिलते हैं। अवेलेबिलिटी बढ़ने पर भी न्यूट्रिशन इंप्रूव नहीं होता। बी. पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक्स। एजेड या छोटी फैमिली यूनिट्स कम कंज्यूम करते हैं। माइग्रेशन से कुछ एरियाज में शॉर्टेज या सरप्लस होता है। सी. न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। ओवर प्रोडक्शन वेस्टेज क्रिएट करता है और नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर डालता है। मैलन्यूट्रिशन फिर भी होता है जब तक एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। डी. इंडिया का एग्जाम्पल। भारत में ग्रेन सरप्लस होता है पर मैलन्यूट्रिशन ज्यादा है। करंट्स, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन, डाइट डाइवर्सिटी की कमी। 4. सॉल्यूशंस और पॉलिसी स्टेप्स। रोजगार और इनकम बढ़ाने वाले स्कीम्स चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS को रिफॉर्म करना जरूरी है। न्यूट्रिशन अवेयरनेस और बैलेंस्ड डाइट प्रमोट करनी चाहिए। स्टोरेज और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। कंक्लूजन। समरी ये है कि फूड अवेलेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि लोग ज्यादा खाएंगे। पॉवर्टी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफस्टाइल चेंजेस और वेस्ट जैसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिसी को सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बल्कि एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पर भी फोकस करना चाहिए। जब तक हर व्यक्ति तक सही फूड नहीं पहुंचता तब तक ट्रू फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकती। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Discuss the Export-Import (EXIM) policy of India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी EXIM पॉलिसी एक्सप्लेन करनी है। इसमें हमें बताना है कि EXIM पॉलिसी क्या होती है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
कैसे इवॉल्व हुई, इंपॉर्टेंट फीचर्स और इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है। रीसेंट अपडेट्स या चैलेंजेस भी कवर करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। एक्सम पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्रेमवर्क है जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को रेगुलेट और प्रमोट करता है। इसका मेन मकसद फॉरेन ट्रेड बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना और इंडिया को ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना है। लिबरलाइजेशन के बाद से इस पॉलिसी में काफी चेंजेस आए हैं जिससे प्रोसीजर्स इजी हुए और WTO नॉर्म्स के साथ अलाइनमेंट हुआ। इस आंसर में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. एक्सम पॉलिसी का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेशन। एक्सम पॉलिसी वो गाइडलाइंस और स्ट्रैटेजीज होती है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ताकि फॉरेन ट्रेड को प्रमोट और कंट्रोल कर सके। ऑब्जेक्टिव्स। एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर फॉरेन एक्सचेंज कमाना, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करना, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, रोजगार क्रिएट करना और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना, ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को एनहांस करना और WTO के नॉर्म्स फॉलो करना। 2. इवोल्यूशन और मेजर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। हिस्ट्री। 1991 से पहले इंडिया की ट्रेड पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव थी, हाई टैरिफ्स और लाइसेंस होते थे। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन के साथ फोकस एक्सपोर्ट प्रमोशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन पर शिफ्ट हुआ। मेजर पॉलिसीज। 1992 टू 1997 पॉलिसी, पहली लिबरलाइज्ड पॉलिसी जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हुए। बाद के पॉलिसीज। इंसेंटिव्स, स्कीम्स जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक, एडवांस ऑथराइजेशन, MEIS, सीज। 2015 टू 2020 पॉलिसी और एक्सटेंशंस। मेक इन इंडिया, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस। रीसेंट अपडेट्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, MSME सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट्स और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस। 3. की फीचर्स और प्रोविजंस। एक्सपोर्ट प्रमोशन, EPCG स्कीम से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंसेंटिव्स जैसे MEIS और सीज। सेस का एस्टैब्लिशमेंट एक्सपोर्ट्स के लिए। इंपोर्ट रेगुलेशन, सेंसिटिव गुड्स के लिए लाइसेंसिंग, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ मेजर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रेड फैसिलिटेशन, DGFT पोर्टल और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, स्मॉल और ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना। एग्रीकल्चरल ट्रेड, एपीडा के थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इक्विपमेंट इंपोर्ट पर रेगुलेशन। 4. चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस। चैलेंजेस। ट्रेड डेफिसिट ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट्स की वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे पैंडेमिक, वार्स और प्रोटेक्शनिज्म, WTO के नॉर्म्स की वजह से सब्सिडीज लिमिट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई। इम्प्लीकेशंस। एक्सपोर्ट से GDP और फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ते हैं, रोजगार के नए मौके एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेशन होता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बूस्ट मिलता है। कंक्लूजन। इंडिया की एक्सम पॉलिसी ने कंट्री के ट्रेड और इकोनॉमी को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड से लिबरलाइज्ड और इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम की तरफ बदलने से फॉरेन ट्रेड काफी ग्रो हुआ है। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपेटिटिवनेस, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सम पॉलिसी इंडिया के ट्रेड को फ्यूचर में और मजबूत बनाएगी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Discuss the institutional, technological and sociological reasons for low agricultural productivity in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडिया जैसे कृषि प्रधान देश में प्रोडक्टिविटी क्यों कम है। हमें 3 एंगल्स कवर करने हैं। इंस्टीट्यूशनल यानी लैंड होल्डिंग, टेनेंसी, रिफॉर्म्स, ETC। टेक्नोलॉजिकल यानी मैकेनाइजेशन, इरिगेशन, सीड्स, इनपुट्स, ETC। सोशियोलॉजिकल यानी लोगों का एटीट्यूड, एजुकेशन, पॉवर्टी और रूरल सोसाइटी के चैलेंजेस। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन एग्रीकल्चर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी या आउटपुट पर हेक्टेयर अभी भी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक यूनिट इनपुट पर कितना आउटपुट मिल रहा है। ये कमी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी की कमी और सामाजिक कारणों की वजह से होती है। इन तीनों एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है ताकि सही पॉलिसीज बनाई जा सके। मेन बॉडी। 1. इंस्टीट्यूशनल रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी। छोटी और बिखरी हुई लैंड होल्डिंग्स। ज्यादातर किसानों के पास छोटी और टुकड़े टुकड़े में जमीन होती है। एवरेज होल्डिंग 1 हेक्टेयर के आसपास है। इस वजह से मशीन्स या इरिगेशन का यूज मुश्किल हो जाता है। लैंड टेन्योर और ओनरशिप इश्यूज।
बहुत से किसान टेनेंट्स होते हैं या शेयरक्रॉपर्स जिनके पास सिक्योर राइट्स नहीं होते। इस वजह से वो अपनी जमीन पर इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स से लोन लेना मुश्किल होता है। क्रेडिट सिस्टम वीक है, इसलिए मनी लेंडर्स पर डिपेंड करना पड़ता है। स्टोरेज, मंडी और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी कमजोर है। 2. टेक्नोलॉजिकल रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी, मैकेनाइजेशन की कमी। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इरिगेशन सिस्टम्स जैसे मॉडर्न मशीन्स छोटी लैंड होल्डिंग्स और ज्यादा कॉस्ट की वजह से उस नहीं होते। इरिगेशन फैसिलिटीज लिमिटेड, एग्रीकल्चर अभी भी मानसून पर डिपेंड है। कैनल और ट्यूब वेल इरिगेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है। पानी की कमी और ग्राउंड वाटर का ओवरयूज भी एक प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल सीड्स और इनपुट्स, लो यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि हाइब्रिड सीड्स महंगे होते हैं। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अनइवन यूज होता है जो कभी कभी सॉइल को खराब कर देता है। रिसर्च और एक्सटेंशन गैप, रिसर्च और इनोवेशंस हर फॉर्म तक नहीं पहुंचते। ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लिमिटेड होते हैं। 3. सोशियोलॉजिकल रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी, इलिटरेसी और अवेयरनेस की कमी। ज्यादातर किसानों की एजुकेशन लेवल लो है, इसलिए नई टेक्निक्स समझना मुश्किल होता है। ट्रेडिशनल सोच, फार्मिंग प्रैक्टिसेस ज्यादातर पारंपरिक होते हैं। रिस्क लेने की आदत कम होती है। गरीबी और सामाजिक रुकावटें, कम इनकम की वजह से बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इक्विपमेंट खरीदना मुश्किल होता है। कास्ट इश्यूज, जेंडर इनइक्वालिटी और कम्युनिटी कोऑपरेशन की कमी भी अफेक्ट करती है। लेबर और माइग्रेशन इश्यूज, सीजनल माइग्रेशन की वजह से काम करने वाले लोग कम हो जाते हैं। यंग जनरेशन फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं लेती। 4. इंटीग्रेटेड व्यू एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, ये तीनों डायमेंशन एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे छोटी होल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल को रोक देती है और फार्मर्स को रिस्क लेने से रोक देती है। सोशियोलॉजिकल, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम किसान, फसल बीमा योजना और डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स इन चैलेंजेस को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूजन, इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि लैंड सिस्टम, टेक्नोलॉजी और सामाजिक फैक्टर्स सब मिलकर इफेक्ट करते हैं। अगर लैंड रिफॉर्म्स, क्रेडिट और मार्केट्स इंप्रूव किए जाएं, टेक्नोलॉजी हर फॉर्मर तक पहुंचाई जाए और एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ये सब मिलकर फूड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट को स्ट्रांग बनाएंगे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Write short notes on any two of the following in about 100 to 150 words each. A. Cottage industry and small scale industry. B. Commercialization of agriculture. C. Agricultural diversification in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 3 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और करंट रेलेवेंस समझानी है। हर पॉइंट क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन, भारत की रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स पर डिपेंड करती है। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट देते हैं और ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रिजर्व करते हैं। वही कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर को मार्केट ओरिएंटेड बनाता है और इनकम बढ़ता है। इस आंसर में हम कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस समझेंगे। मेन बॉडी। ए. कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मीनिंग एंड डेफिनेशन। कॉटेज इंडस्ट्री छोटी होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है जहां प्रोडक्ट्स हाथ से या सिंपल टूल से बनते हैं, जैसे हैंडलूम, वीविंग, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई थोड़ी बड़ी यूनिट्स होती है जो लिमिटेड कैपिटल और मैनपावर के साथ चलती है। एग्जाम्पल्स: फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल यूनिट्स, सोप मेकिंग। फीचर्स: छोटी फैमिली या लोकल लेबर का यूज, कम इन्वेस्टमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्टली रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में होते हैं। लोकल रॉ मटेरियल और ट्रेडिशनल स्किल्स का ज्यादा यूज होता है। रोल एंड इम्पोर्टेंस इन इंडिया। रूरल एम्प्लॉयमेंट देते हैं और माइग्रेशन कम करते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट्स को प्रिजर्व करते हैं, जैसे खड़ी। एक्सपोर्ट और रीजनल डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। चैलेंजेस: फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस की कमी, बड़ी इंडस्ट्रीज और इंपोर्टेड गुड्स से कंपटीशन, मॉडर्नाइजेशन और स्किल ट्रेनिंग की जरूरत। बी. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट।
कमर्शलाइजेशन का मतलब है फार्मिंग को सब्सिस्टेंस से मार्केट ओरिएंटेड बनाना, यानी क्रॉप्स प्रॉफिट और साले के लिए उगना। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है और कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाए जाते हैं। फीचर्स: कैश क्रॉप्स जैसे शुगरकेन, कॉटन, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन और मशीनरी का ओस। मार्केट प्राइस और डिमांड के हिसाब से फार्मिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। सिग्निफिकेंस: फार्मर की इनकम बढ़ता है और इकोनॉमी से कनेक्ट करता है। एग्री बिजनेस, प्रोसेसिंग और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एनकरेज करता है। लिमिटेशंस एंड इश्यूज: प्राइस फ्लक्चुएशन और मार्केट रिस्क ज्यादा होते हैं। कैश क्रॉप्स के चलते फूड क्रॉप्स कम यूज सकते हैं। एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वाटर यूज, केमिकल्स। सी, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, रेफरेंस के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है ट्रेडिशनल क्रॉप्स के अलावा लाइफ स्टॉक, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करना। ये इनकम और रिस्क मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। कंक्लूजन: कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल इकोनॉमी के बैकबोन है और कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग को मॉडर्न और मार्केट ड्रिवन बनाता है। दोनों सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस बहुत जरूरी है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।